प्राचीन विश्व के इतिहास के एक महान शख्सियत को आपके सामने हम अभी लाए हैं। उनका नाम है सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट। 32 साल की आयु में उन्होंने पूरे विश्व का विजय किया और अंत में संसार को अलविदा कहकर यहाँ से चल दिए। और ऐसे महान शख्सियत की पूरी जीवनी अपने आप में अद्भुत है। मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास का जब अध्ययन हम करते हैं तो मौर्य काल और मौर्य काल के पहले हम लोग नंद वंश के विषय में पढ़ते हैं। और उसी नंद वंश के शासन काल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ और बड़ा ही रोचक सिकंदर की पूरी जीवनी है। मित्रों, यूनान का एक प्रांत मेसिडोनिया या मकदुनिया, जिसका शासक फिलिप द्वितीय था। फिलिप द्वितीय के पुत्र के रूप में लगभग 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ। जब सिकंदर मात्र 20 वर्ष की आयु का था, उनके पिता का निधन हो गया और इसी वजह से मेसिडोनिया की सत्ता सिकंदर को संभालना पड़ा। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु एक बहुत बड़ा चेहरा पूरे संसार भर में है। राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में उनकी देन अद्वितीय है और यही अरस्तु सिकंदर के गुरु भी थे। इन्हीं के प्रयासों से सिकंदर राजनीति, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा और विज्ञान जैसे विषयों की अच्छी जानकारी हासिल की। दोस्तों, सबसे पहले सिकंदर मेसिडोनिया के साथ साथ पूरे यूनान के ऊपर विजय प्राप्त किया। तत्पश्चात देखते ही देखते सिकंदर मिस्र, ईरान, इराक, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों को जीतते हुए लगभग 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर सबसे पहला आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तक्षशिला के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हुआ। और कहते हैं कि तक्षशिला के शासक आम्भी, जिन्होंने बिना संघर्ष किए हुए सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर को उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय अभियान में वे हर संभव सिकंदर को सहयोग करेंगे। तो आम्भी ने पूरी तरह से घुटना टेक दिया सिकंदर के सामने और तक्षशिला के ऊपर सिकंदर का शासन स्थापित हो गया। आने वाले समय में सिकंदर ने अपना अभियान पंजाब राज्य के अन्य क्षेत्रों के ऊपर भी किया और इसी क्रम में सिकंदर का संघर्ष पोरस के साथ हुआ। न सिर्फ भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास में सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ, बितस्ता या झेलम नदी के किनारे, काफी महत्वपूर्ण है। पोरस पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ सिकंदर के खिलाफ लड़ा। भारतीय इतिहास में से हम लोग बितस्ता या झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। मित्रों, आरंभिक सफलताएं सिकंदर को अवश्य मिली, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा था कि इस युद्ध में अंततः पोरस की विजय होगी और सिकंदर मारा जाएगा। लेकिन प्रकृति ने इस युद्ध के पासा को पूरी तरह से पलट दिया और अंततः इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई। पोरस को बंदी बना लिया गया और
जब पूछा सिकंदर ने पोरस से क्या सलूक किया जाए उनके साथ, जवाब दिया पोरस ने, एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है आप वैसा ही व्यवहार करें। और कहते हैं कि सिकंदर बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक था। उन्होंने अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए पोरस का राज्य उसे वापस कर दिया, उन्हें राजा मान लिया। और सिकंदर की पत्नी, नाम था रेक्सोना, ने पोरस को राखी बांधी। और इस प्रकार एक संबंध का जो डोर होता है, उन्होंने उस डोर में पोरस को बांध लिया। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि भारत में रक्षाबंधन की शुरुआत यहीं से हुई। पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया और कहते हैं कि पोरस ने आश्वासन दिया सिकंदर को कि भारतीय अभियान में वे उन्हें सहयोग देंगे। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय तक्षशिला महाविद्यालय विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य अध्ययन कर रहे थे। चाणक्य यहाँ अध्यापन कार्य कर रहे थे और एक रणनीति के तहत चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के परामर्श पर सिकंदर से मिलने हेतु उनके पास गया और प्रस्ताव रखा उनके सामने, हम और आप दोनों मिलकर भारत के खिलाफ अभियान करें, भारत का विजय करें और आपस में बांट लें। मूलतः चाणक्य की यह एक रणनीति थी कि इसी रूप में वे सिकंदर को उलझाए, लेकिन विश्व को जीतने वाला सिकंदर इसमें उलझने वाला नहीं था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बंदी बना लिया, लेकिन चाणक्य की सहायता से उनके बंदी गृह से चंद्रगुप्त मौर्य निकलने में सफल हो गया। मित्रों, लगभग पूरे पंजाब का क्षेत्र जो करीब करीब 28 राज्यों में बिखरा हुआ था, उसे सिकंदर ने जीता, 4 खंडों में उसे बांटा और ब्यास नदी को पार कर मगध साम्राज्य के ऊपर उन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाया। ऐसा माना जाता है कि ब्यास नदी के किनारे मगध का राज्य था और मगध का सम्राट धनानंद था। धनानंद काफी प्रतापी था, दूर दूर तक उनकी ख्याति थी, लोग उनका लोहा मानता था और इस बात की चर्चा करीब करीब हर जगह थी। और इसी वजह से सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी को पार कर मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया। हालांकि सिकंदर के सैनिकों द्वारा अपने अभियान को जारी रखने, ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ने हेतु जो निर्णय लिया गया, इसके पीछे और कई कारण थे। कहते हैं कि सिकंदर के सैनिक बरसों से लड़ते हुए थक चुके थे। वर्षों से मार काट युद्ध रक्त रंजय को देखकर युद्ध के प्रति अब उनके मन में पूरी तरह से नफरत का भाव पैदा हो गया था। अब वे अपना घर लौटना चाहते थे, तो इन तमाम कारणों के चलते सिकंदर के सैनिक ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने पूरी कोशिश की कि हम ब्यास नदी को पार कर मगध साम्राज्य पर आक्रमण करें, लेकिन इसमें सिकंदर सफल नहीं हो पाया और अंततः उन्होंने अपनी रणनीति बदली और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे स्वदेश लौटे। और इसी स्वदेश लौटने के क्रम में लगभग 323 ईसा पूर्व में करीब करीब 19 महीना तक सिकंदर भारत में रहा। तो जब सिकंदर लौट रहा था, बेबीलोनिया में लगभग
33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु हेतु अलग अलग लोगों ने कारण बताया है। कुछ लोगों का मानना है कि अत्यधिक वे शराब का सेवन करता था। कुछ बताते हैं विष देकर सिकंदर की हत्या कर दी गई। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि सिकंदर मलेरिया बीमारी से ग्रसित था और इसी मलेरिया बुखार के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। अर्थात पूरे संसार को हराने वाला व्यक्ति एक मच्छर से हार गया, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 33 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण विश्व को बता दिया कि अदम्य साहस, पराक्रम और धैर्य के बल पर आप बड़ी से बड़ी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सिकंदर खुद भी विद्वान था और अपने दरबार में वे विद्वानों को संरक्षण भी देता था। सिकंदर के साथ भारत कई विद्वान आए थे। अरिस्टोबुलस, नियारकस, ओनेसिक्रिटस, और इन लोगों ने सिकंदर की जीवनी लिखा है, युद्ध का इतिहास लिखा है, समकालीन विश्व के बारे में लिखा है और ये साबित करने का प्रयास किया है कि सिकंदर के द्वारा विभिन्न युद्धों में जो जीत हासिल की जाती थी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सिकंदर की कुशल रणनीति होती थी। कुशल रणनीति के माध्यम से और साथ ही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि जोश और जुनून के साथ वो कार्य करता था और इसीलिए अपने समय में उन्होंने पश्चिम और पूर्व यानी कि विश्व का दो महान ध्रुव को जोड़ा। सिकंदर के इन प्रयासों से यूनान से लेकर भारत के बीच जो एक संपर्क और संबंध स्थापित हुआ, इससे एक नए युग की शुरुआत हुई। इसे हेलेनिस्टिक युग कहते हैं और इस हेलेनिस्टिक युग में यूनानी संस्कृति का प्रसार पूर्व की ओर भी देखा गया और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में मौर्य साम्राज्य के पश्चात अफगानिस्तान के क्षेत्र में मूर्तिकला के तहत गंधार शैली का विकास हुआ और इसको हेलेनिस्टिक आर्ट नाम दिया गया। भारत और यूनान जो एक दूसरे के संपर्क में आए विभिन्न क्षेत्रों में, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, दर्शन, दोनों देश एक दूसरे से लाभान्वित हुए। तो सिकंदर की पूरी जीवनी को देखने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विश्व में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता है। आप कम समय में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए जोश चाहिए, जुनून चाहिए, कुशल रणनीति चाहिए, पराक्रम चाहिए, धैर्य चाहिए, क्षमतावान होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप आज के युवा वर्ग इससे प्रेरित होंगे, प्रभावित होंगे और जिन लक्ष्य को उन्होंने तय किया है उसे हासिल करने में सिकंदर की भांति ही महान प्रयास करेंगे। नमस्कार।